कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज होते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम जो जॉर्डन की एक अंधेरी जेल से निकला और पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे कभी ओसामा बिन लादेन ने भी अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था। उसे लगा था यह आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत वहशी है, लेकिन किसे पता था कि यही मामूली सड़क छाप गुंडा एक दिन ISIS जैसी क्रूर सल्तनत की नींव रखेगा। यह कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, यह कहानी है उन गलतियों की जो अमेरिका ने की और उन मौकों की जो गवा दिए गए। आज हम इस खौफनाक सच की हर परत खोलेंगे। जॉबी वेरिक की मशहूर और पुलित्जर प्राइज जीतने वाली किताब ब्लैक फ्लैग्स द राइज ऑफ ISIS के जरिए। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो सबूत है जो बताता है कि कैसे एक अकेले आदमी की नफरत ने पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर दिया। हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां एक अपराधी शेख ऑफ स्लॉटर्स यानी कसाईयों का सरदार बन गया। अगर आप ब्लैक फ्लैग्स में छिपे इस इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह वह सोच है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि एक ऐसे शहर की धूल भरी गलियों से होती है जिसे दुनिया ने भुला दिया था। जॉर्डन का शहर जरका, यह एक ऐसी जगह थी जहां हवा में फैक्ट्रियों का धुआं और नालियों की बदबू घुली रहती थी। यह कोई शहर नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड था जहां गरीबी इतनी गहरी थी कि लोगों के पास सपने देखने की फुर्सत नहीं थी। इसी घुटन भरे माहौल में एक कब्रिस्तान के ठीक बगल वाले घर में एक लड़का बड़ा हो रहा था। उसका नाम था अहमद फदील अल खलाइले, लेकिन इतिहास उसे इस नाम से याद नहीं रखता। इतिहास उसे उस नाम से जानता है जो उसने बाद में चुना, अबू मुसाब अल जरकावी। अगर आप 1980 के दशक में जरका की गलियों में घूमते तो आपको यह लड़का किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नहीं बल्कि शराब के नशे में धुत सड़क पर लड़ता हुआ मिलता। वो एक सड़क छाप गुंडा था, एक बदमाश। उसे शराब का शौक था, ड्रग्स का नशा था और वो अपनी ताकत का नुमाइश करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका जिस्म हरे रंग के टैटूज से भरा हुआ था जो उस वक्त के रूढ़िवादी समाज में एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो अपनी माँ उम्म सायल से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अपनी हरकतों से उसने उनका जीना हराम कर रखा था। वो जेल आता जाता रहता था। मारपीट, चोरी, यौन शोषण के आरोप, उसका रिकॉर्ड काला था। लेकिन उसकी माँ को लगता था कि उसका बेटा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। साल 1989 में उसने सुना कि अफगानिस्तान में कुछ बड़ा हो रहा है। सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर को वहां के मुजाहिदीन ने हरा दिया था। इस्लाम के नाम पर लड़ी गई उस जंग की कहानियां जरका तक पहुंच रही थी। 23 साल के अहमद को लगा शायद यही वो मौका है जहां वो अपने पाप को धो सकता है। वो अफगानिस्तान गया, लेकिन तकदीर देखिए, वो एक ऐसे मेहमान की तरह था जो दावत खत्म होने के बाद पहुंचा हो। रूसी जा चुके थे, जंग खत्म हो चुकी थी, काबुल की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अहमद के हाथ खाली थे। उसे बंदूक चलाने का मौका नहीं मिला। वो वहाँ कुछ पत्रकारों से मिला, कुछ बड़े कमांडरों के साथ बैठा, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो एक रिपोर्टर बनकर रह गया जो दूसरों की बहादुरी की कहानियां लिखता था। वो वापस जॉर्डन लौट आया, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि असली दुश्मन रूस नहीं है, असली दुश्मन तो उसके अपने देश में है, जॉर्डन की सरकार, जो उसके मुताबिक इस्लाम की दुश्मन थी। वापस आते ही उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, बयात अल इमाम। उनका काम था हथियार इकट्ठा करना और धमाके करना, लेकिन वो अनाड़ी था। 1994 में पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। वहाँ बंदूकों और विस्फोटकों का जखीरा मिला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे डाल दिया गया जॉर्डन की सबसे बदनाम जेल में, अल जाफ्र। रेगिस्तान के बीचों बीच बना एक पुराना किला जहाँ सूरज की गर्मी दिमाग को पिघला देती थी और रात की ठंड हड्डियों को जमा देती थी। लेकिन यही वो जगह थी जहाँ अहमद मर गया और जरकावी का जन्म हुआ। जेल के अंदर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसे तराश कर एक हथियार बना दिया। उसका नाम था अबू मुहम्मद अल मकदीसी। मकदीसी एक खूंखार विचारक था। वो दुनिया की राजनीति, इतिहास और धर्म को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। मकदीसी के पास दिमाग था, लेकिन उसे जेल पर राज करने के लिए ताकत की जरूरत थी और अहमद उसके लिए
वो ताकत बन गया। जेल में रहते हुए जरकावी बदल गया। उसने अपनी बॉडी बनाई, उसने कुरान की आयतों को रटना शुरू किया। वो घंटों तक अपनी कोठरी में पत्थर के बने वजन उठाता रहता। उसका रूप इतना डरावना हो गया था कि जेल के गार्ड्स भी उसकी कोठरी के पास जाने से डरते थे। और फिर उसने वो किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने तय किया कि उसके शरीर पर बने टैटू हराम हैं, लेकिन जेल में लेजर मशीनें नहीं थी, तो उसने एक रेजर ब्लेड लिया और बिना किसी बेहोशी की दवा के अपनी खाल को छीलना शुरू कर दिया। खून बहता रहा लेकिन वो नहीं रुका। उसने अपनी चमड़ी उधेड़ दी सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को पाप मुक्त कर सके। जेल के डॉक्टर बासेल अल सबा ने जब यह देखा तो वह सन्न रह गए। उन्होंने कहा उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। वो एक मरी हुई मछली की तरह आपको देखता था, ठंडा और बेजान। जेल के अंदर जरकावी अमीर यानी लीडर बन गया। वो तय करता था कि कौन कहां सोएगा और कौन क्या खाएगा। साल 1999 जॉर्डन के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा। किंग हुसैन की मौत हो गई और उनके बेटे अब्दुल्ला नए राजा बने। नए राजा ने अपनी दयालुता दिखाने के लिए आम माफी का ऐलान किया। जेल के दरवाजे खोल दिए गए, सैकड़ों कैदी रिहा हुए। उस भीड़ में एक फाइल पर साइन हुआ और जरकावी भी बाहर आ गया। राजा अब्दुल्ला को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किस बला को आजाद कर दिया है। बाद में उन्होंने कहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी बाहर नहीं आने देता। जेल से निकलते ही जरकावी ने समझ लिया था कि जॉर्डन की खुफिया एजेंसी मुखबरात उसे चैन से जीने नहीं देगी। वो अपनी मां को लेकर पाकिस्तान गया और वहां से बॉर्डर पार करके दोबारा अफगानिस्तान पहुंचा। इस बार उसका मकसद साफ था, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन से मिलना। साल 2000 की सर्दियों में कंधार में एक मीटिंग हुई। एक तरफ ओसामा बिन लादेन जो अमीर और पढ़े लिखे खानदान से था, दूसरी तरफ जरकावी एक अनपढ़ और अपराधी। यह मुलाकात अच्छी नहीं रही। ओसामा को जरकावी पसंद नहीं आया। बिन लादेन अमेरिका से लड़ना चाहता था, जिसे वो द फार एनिमी कहता था, लेकिन जरकावी की नफरत अपने ही घर के आसपास थी। वो शिया मुसलमानों से नफरत करता था। वो उन्हें सांप कहता था। ओसामा को लगा कि यह आदमी मुसलमानों को आपस में लड़वा देगा, जो उनके मकसद के लिए ठीक नहीं था। अलकायदा के लोग जरकावी को अतिवादी मानते थे। सोचिए, जिन लोगों ने 9/11 की साजिश रची, उन्हें भी जरकावी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ओसामा ने उसे अपनी टीम में लेने से मना कर दिया, लेकिन अलकायदा के मिलिट्री चीफ सैफ अल आदेल ने एक मौका देखा। उन्हें लगा कि जरकावी के पास लड़ाकों को इकट्ठा करने का हुनर है, खासकर जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन के भटके हुए नौजवानों को। इसलिए उन्होंने एक सौदा किया। अलकायदा ने जरकावी को थोड़ा पैसा दिया और कहा, तुम हमसे दूर रहो, जाओ और अपना खुद का कैंप चलाओ। जरकावी अफगानिस्तान के दूसरे कोने में हरात चला गया। यह ईरान बॉर्डर के पास था। यहाँ उसे जुंद अल शाम नाम का अपना ग्रुप बनाया। यहाँ का माहौल ओसामा के कैंपों से अलग था। यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती थी, यहाँ नफरत घोली जाती थी। और सबसे खतरनाक बात, यहाँ जरकावी ने जहर पर काम करना शुरू किया। वो रितिन और साइनाइड जैसे जहरों के साथ प्रयोग कर रहा था। वो बम बनाना सीख रहा था। वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था, एक सामान्य पिता की तरह, लेकिन उसके दिमाग दुनिया को जलाने की साजिशें रच रहा था। उसी दौरान पीछे जॉर्डन में जरकावी के नेटवर्क ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साल 2000 के अंत में जब दुनिया नई सदी का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जरकावी के साथियों ने अम्मान के रेडिसन होटल को उड़ाने का प्लान बनाया। यह होटल अमेरिकी और यूरोपीय पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन जॉर्डन की खुफिया एजेंसी मुखबरात सतर्क थी। उन्होंने ऐन मौके पर छापा मारा। एक घर के तहखाने में उन्हें इतना एसिड और विस्फोटक मिला कि अगर वो फटता तो पूरा होटल मलबे का ढेर बन जाता। जरकावी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन यह उसका पहला बड़ा संदेश था, मैं आ रहा हूँ। फिर तारीख बदली। 9 सितंबर 2001 अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। दुनिया हिल गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आसमान से मौत बरसने लगे। तोरा बोरा की पहाड़ियों में अलकायदा बिखर गया। जरकावी के कैंप पर भी बम गिरे। एक हमले में छत का एक बड़ा हिस्सा उस पर गिरा। उसकी पसलियां टूट गई। वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। अपने वफादार साथियों और डॉक्टरों की मदद से वो एक एम्बुलेंस में बैठकर ईरान की सीमा की तरफ भागा। ईरान एक शिया देश, वही शिया जिनसे जरकावी नफरत करता था, लेकिन मजबूरी में उसे उसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। गुलबदीन हिकमतयार, एक पुराने अफगान वारलॉर्ड, ने उसकी मदद की। जरकावी तेहरान और अन्य शहरों में छिपता हुआ आखिरकार इराक के पहाड़ों में पहुंचा। यह जगह थी उत्तरी इराक का कुर्दिस्तान, एक नो मैंस लैंड। सद्दाम हुसैन की फौज का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। यहाँ के उबड़ खाबड़ पहाड़ों में अंसार अल इस्लाम नाम का एक छोटा सा कट्टरपंथी गुट सक्रिय था। जरकावी ने उनके साथ हाथ मिलाया और सरगत नाम की जगह पर अपना नया बेस बनाया। यहीं से उसने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिकार बनाया। अक्टूबर 2002 अम्मान, जॉर्डन। लॉरेंस फोली एक अमेरिकी डिप्लोमेट अपनी कार की तरफ जा रहे थे। वो एक अच्छे इंसान थे जो जॉर्डन में पानी और शिक्षा के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। जरकावी के 2 गुर्गों ने सुबह के उजाले में उन्हें गोलियों से भून दिया। यह हत्या एक चेतावनी थी। जरकावी अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो अमेरिकियों को उनके घरों के बाहर मार रहा था। उधर उत्तरी इराक के पहाड़ों में CIA की एक टीम जरकावी पर नजर रख रही थी। इस
टीम के लीडर थे सैम फैडिस। वो और उसके साथी कुर्दिश लड़ाकों के साथ मिलकर सरगत के उस कैंप को दूरबीन से देख रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि वहाँ जरकावी हैं। उन्हें पता था कि वहाँ केमिकल वेपन्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सैम फैडिस ने वाशिंगटन संदेश भेजा, टारगेट कंफर्म है, हमें हवाई हमले की इजाजत दीजिए, हम आज रात ही जरकावी और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। यह एक सुनहरा मौका था, इतिहास बदलने का मौका। अगर उस रात वो मिसाइलें चल जाती तो शायद आईएसआईएस का जन्म कभी नहीं होता। लेकिन वाशिंगटन में सन्नाटा था। व्हाइट हाउस इराक पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। उन्हें डर था कि अगर अभी छोटा हमला किया तो सद्दाम हुसैन सतर्क हो जाएगा, या शायद उन्हें जरकावी जिंदा चाहिए था ताकि वो उसे जंग का बहाना बना सके। जवाब आया, नहीं, अभी नहीं। सैम फैडिस अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। दुश्मन सामने था लेकिन हाथ बंधे हुए थे। और फिर जनवरी 2003 आया। अमेरिका ने इराक पर हमला करने का मन बना लिया था, लेकिन दुनिया को मनाने के लिए उन्हें एक ठोस वजह चाहिए थी। उन्हें साबित करना था कि सद्दाम हुसैन और अलकायदा मिले हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए खड़े हुए। पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। पॉवेल जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक नक्शा दिखाया और एक नाम लिया, अबू मुसाब अल जरकावी। उन्होंने कहा, यह आदमी सद्दाम और अलकायदा के बीच की कड़ी है। यह इराक में जहर की फैक्ट्री चला रहा है। हकीकत यह थी कि जरकावी सद्दाम के कंट्रोल वाले इलाके में था ही नहीं और ओसामा उसे पसंद नहीं करता था। इंटेलिजेंस कमजोर थी, लेकिन पॉवेल के शब्दों ने जादू कर दिया, गलत तरीके से। उस भाषण से पहले जरकावी को सिर्फ खुफिया एजेंसियां जानती थी। उस भाषण के बाद वो दुनिया का सबसे मशहूर आतंकवादी बन गया। हर वो जिहादी जो अमेरिका से लड़ना चाहता था अब जरकावी को अपना हीरो मानने लगा। अमेरिका ने अनजाने में एक छोटे से गुंडे को एक ग्लोबल स्टार बना दिया। मार्च 2003 में जब अमेरिकी टैंक बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे, जरकावी पहाड़ों से नीचे उतर आया। वो जानता था कि सद्दाम की फौज अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगी। वो खुश था क्योंकि वो जानता था कि सद्दाम के गिरते ही जो अराजकता फैलेगी वही उसकी असली ताकत बनेगी। सद्दाम की मूर्तियां गिर रही थी। अमेरिकी सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मलबे के नीचे एक नई और ज्यादा खतरनाक जंग उनका इंतजार कर रही है। जरकावी ने बगदाद की गलियों में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसके पास पैसा था, उसके पास नए रंगरूट थे जो कॉलिन पॉवेल का भाषण सुनकर आए थे। वो अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो एक ऐसी आंधी बन चुका था जो पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने के लिए तैयार थी। हम की हुकूमत के खत्म होते ही कानून और व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। संग्रहालय लूटे जा रहे थे, अस्पताल तोड़े जा रहे थे और सरकारी इमारतों से तार और पंखे तक नोच लिए गए थे। इराक अब एक देश नहीं था, यह एक खुली हुई चोट थी और इस चोट पर नमक छिड़कने का काम किया एक अमेरिकी फैसले ने। मई 2003 में अमेरिका के प्रशासक पॉल ब्रेमर ने एक फरमान जारी किया जिसे कोalition प्रोविजनल अथॉरिटी ऑर्डर नंबर 2 कहा गया। एक कलम के झटके से सद्दाम हुसैन की पूरी सेना को बर्खास्त कर दिया गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, 4 लाख इराकी फौजी, ये वो लोग थे जिनके पास सालों की मिलिट्री ट्रेनिंग थी, जिनके घरों में हथियार छिपे थे और जो अब पूरी तरीके से बेरोजगार थे। उनका सम्मान छीन लिया गया था। सुन्नी मुसलमान जो सद्दाम के राज में सत्ता में थे अचानक खुद को सड़क पर डरा हुआ महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि अमेरिका ने उनके देश उनके दुश्मन शियाओं के हवाले कर दिया है। इस गुस्से, इस डर और सत्ता के इस खालीपन के बीच जरकावी ने अपना जाल बिछाया। वो बगदाद की अंधेरी गलियों में घूम रहा था। उसके पास अलकायदा का पुराना नाम नहीं था, लेकिन उसके पास एक नई और खतरनाक दृष्टि थी। उसने देखा कि ये नाराज सुन्नी फौजी और सद्दाम के पुराने जासूस उसके सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। उसने उन्हें अपने साथ मिलाना शुरू किया। तौहीद वल जिहाद यह उसके नए संगठन का नाम था और इसका मकसद अमेरिका को हराना नहीं था, इसका मकसद दुनिया को जलाना था। साल 2004 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक कुरियर के जरिए एक चिट्ठी हाथ लगी। यह चिट्ठी जरकावी ने अलकायदा की लीडरशिप को लिखी थी। 17 पन्नों का यह दस्तावेज किसी आतंकी का साधारण मैसेज नहीं था, यह शैतान का मैनिफेस्टो था। जब अमेरिकी अधिकारियों ने इसका अनुवाद किया तो उनके होश उड़ गए। जरकावी ने लिखा था, अमेरिका एक सुस्त जानवर है, वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमारी असली समस्या अमेरिका नहीं है, हमारी असली समस्या है शिया। इतिहास में पहली बार किसी ने इतनी साफ गोई से एक सिविल वार का प्लान बनाया था। जरकावी की रणनीति बेहद क्रूर और सरल थी। शियाओं को मारो, उनके नेताओं को मारो, उनकी मस्जिदों को उड़ा दो, उन्हें इतना दर्द दो कि वो अपने आपा खो बैठे और सुन्नियों पर पलटवार करे। और जब शिया सुन्नियों को मारना शुरू करेंगे तो सुन्नी मजबूरी में मेरे पास आएंगे और मैं उनका रक्षक बन जाऊंगा। अलकायदा के नेता उसामा बिन लादेन और ऐमान अल जवाहिरी इस रणनीति से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह पागलपन है, लेकिन जरकावी को अब उनकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी जंग शुरू कर दी थी। अगस्त 2003 में बगदाद की गर्मी जानलेवा थी। 7 तारीख को जॉर्डन की एम्बेसी के बाहर एक ट्रक आकर रुका। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। 17 लोग मारे गए। यह जरकावी का अपने ही देश को एक खूनी सलाम
था। वो बता रहा था कि वो अब एक छोटा मोटा अपराधी नहीं रहा। लेकिन यह तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म 12 दिन बाद शुरू हुई। 19 अगस्त 2003 बगदाद का कैनाल होटल, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर था। इस इमारत में दुनिया भर के लोग इराक को दोबारा बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनका नेतृत्व कर रहे थे सर्जियो विएरा डी मेलो। सर्जियो एक करिश्माई डिप्लोमेट थे जिन्हें दुनिया मिस्टर ह्यूमन राइट्स कहती थी। वो अमेरिका के पिट्ठू नहीं थे, वो इराक के दोस्त थे। दोपहर के वक्त एक बड़ा ट्रक होटल की दीवार के ठीक नीचे आकर रुका। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए गार्ड्स को देखा और बटन दबा दिया। ट्रक में सीमेंट नहीं था, उसमें पुराने हवाई बमों का 1000 किलो बारूद था। धमाका इतना भयानक था कि उसने कंक्रीट की उस मजबूत इमारत को कागज की तरफ फाड़ दिया। सर्जियो विएरा डी मेलो अपने ऑफिस के मलबे में दब गए। घंटों तक अमेरिकी सैनिक उन्हें निकालने की कोशिश करते रहे। वो मलबे के नीचे से बात कर रहे थे, पानी मांग रहे थे, लेकिन कंक्रीट का स्लैब बहुत भारी था। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर खामोश हो गई। उस दिन जरकावी ने सिर्फ एक इमारत नहीं गिराई थी, उसने इराक से उम्मीद को खत्म कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इराक छोड़ दिया, रेड क्रॉस चला गया, एनजीओ चले गए। अब इराक के अखाड़े में सिर्फ 2 ही पहलवान बचे थे। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फौज और दूसरी तरफ जरकावी के काले झंडे। जरकावी जानता था कि अमेरिका को हराने के लिए उसे डर का व्यापार करना होगा और 2004 में उसने डर का एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिससे पूरी दुनिया की रूह कांप दी। मई 2004 इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था अबू गरीब का बदला। वीडियो में एक 26 साल का अमेरिकी लड़का निक बर्ग नारंगी रंग के कपड़ों में जमीन पर बैठा था। निक कोई जासूस नहीं था, कोई फौजी नहीं था, वो एक सीधा साधा बिजनेसमैन था जो इराक के कम्युनिकेशन टावर ठीक करने का काम मांगने आया था। किस्मत की मार देखिए, वो गलत वक्त पर गलत टैक्सी में बैठ गया और जरकावी के आदमियों के हाथ लग गया। वीडियो में निक के पीछे 5 नकाबपोश खड़े थे। बीच वाला आदमी जिसने काला नकाब और काली वर्दी पहनी थी वो जरकावी था। वो किसी जज की तरह खड़ा था। उसने एक बयान पढ़ा और फिर उसने अपनी बेल्ट से एक बड़ा चाकू निकाला। अगले कुछ पलों में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसने खुद निक बर्ग को जमीन पर गिराया और कैमरे के सामने उसका सिर कलम कर दिया। उसकी चीखें, वो खून, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। यह अलकायदा का पुराना स्टाइल नहीं था, यह नया, यह हाई डेफिनेशन हॉरर था। अमेरिका इस वीडियो ने जरकावी को रातों रात दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बना दिया। अमेरिका में लोग टीवी स्क्रीन देखकर रो रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के जिहादी चैट रूम में जश्न मनाया जा रहा था। उन्हें एक ऐसा हीरो मिल गया था जो अमेरिका को उसी की क्रूरता का जवाब दे रहा था। उसे एक नया नाम मिला, शेख ऑफ स्लॉटर्स, यानी कसाईयों का सरदार। अब जरकावी सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुका था। इराक के सुन्नी इलाकों फलूजा और रामादी में उसने काले झंडे खुलेआम लहराने लगे। विदेशी लड़ाके सीरिया के रास्ते इराक में बाढ़ की तरह आने लगे। वो सब जरकावी के लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। जब दुश्मन बदलता है तो लड़ने का तरीका भी बदलना पड़ता है। वाशिंगटन ने जरकावी को खत्म करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन शिकारी को भेजा। उसका नाम था जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल। मैक्रिस्टल कोई आम जनरल नहीं थे, वो एक तपस्वी की तरह जीते थे। दिन में एक बार खाना, 4 घंटे की नींद और हर सुबह मीलों की दौड़। उन्हें कमान दी गई एक सीक्रेट यूनिट की, टास्क फोर्स 6-26। यह दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडोज का ग्रुप था। डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और CIA के पैरामिलिट्री। मैक्रिस्टल ने आते ही कहा, एक नेटवर्क को हराने के लिए हमें खुद एक नेटवर्क बनना होगा। उन्होंने बगदाद के हवाई अड्डे के पास एक पुराना हैंगर लिया और उसे एक हाईटेक मैन हंटिंग मशीन में बदल दिया। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं, जहां ड्रोन्स के लाइव फुटेज 24 घंटे चलता था। इसे वो द अनब्लिंकिंग आई कहते थे। CIA के एनालिस्ट, जिनमें नाडा बाकोस प्रमुख थीं, ने डेटा का पहाड़ खोदना शुरू किया। जरकावी बहुत चालाक था। वो कभी सैटेलाइट फोन या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। वो जानता था कि अमेरिका उसे ट्रैक कर लेगा। वो अपने संदेश भेजने के लिए इंसानों का कुरियर का इस्तेमाल करता था। मैक्रिस्टल की टीम ने एक नया तरीका अपनाया, F3EA, फाइंड, फिक्स, फिनिश, एक्सप्लॉइट, एनालाइज। वो रातों में छापा मारते, किसी को पकड़ते, उससे जानकारी निकलवाते और उसी रात उस जानकारी के आधार पर दूसरे ठिकाने पर छापा मार। कभी कभी एक ही रात में 3-3 छापे पड़ते थे। यह गति इतनी तेज थी कि दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। अमेरिकी मशीन अब 24 घंटे काम कर रही थी। एक रात वे जरकावी के बेहद करीब पहुंच गए। फालूजा शहर के एक साधारण से दिखने वाले घर में डेल्टा फोर्स के कमांडो ने दरवाजा तोड़ा। अंदर खाना अभी भी गर्म था, चाय की प्याली से भाप निकल रही थी, लेकिन जरकावी, वो बस कुछ ही सेकंड पहले पीछे की खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो चुका था। वहां उन्हें उसका लैपटॉप मिला। उस लैपटॉप ने अमेरिकी जासूसों को हैरान कर दिया। उसमें जरकावी के निजी जिंदगी का
खजाना था, उसकी पत्नियों के नाम, उसके बच्चों की तस्वीरें और उसके संगठन का पूरा ढांचा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला कि यह राक्षस असल जिंदगी में अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाता है, अपने बच्चों को गोद में खिलाता है। यह विरोधाभास अजीब था। एक तरफ वो दुनिया के सामने गला काट रहा था, दूसरी तरफ वो एक पिता की भूमिका निभा रहा था। साल 2005 आते आते जरकावी का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। इराक में उसका सिक्का चल रहा था। शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। उसका गृह युद्ध का सपना सच हो रहा था। लेकिन घमंड इंसान से गलतियां करवाता है और जरकावी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी हिंसा को इराक के बाहर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने जन्म स्थान जॉर्डन को निशाना बनाने की ठानी। नवंबर 2005 जरकावी ने 4 सुसाइड बॉम्बर्स को जॉर्डन भेजा। उनमें एक पति पत्नी की जोड़ी थी, अली और साजिदा अल रिशावी। ये दोनों इराक के रेगिस्तान से बस पकड़कर अम्मान पहुंचे। वो टूरिस्ट बनकर एक होटल में रुके और मौत का साजो सामान तैयार किया। 9 नवंबर की शाम अम्मान का रेडिसन SAS थी। होटल के हॉल में एक शादी चल रही थी। यह कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, यह 2 परिवारों का मिलन था। अली और साजिदा भीड़ में घुस गए। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बारूद की बेल्ट पहन रखी थी। जरकावी ने उन्हें बताया था कि यहाँ जासूसों की मीटिंग हो रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ हंसते खेलते परिवार थे। अली हॉल के बीच में गया, एक टेबल पर चढ़ा और खुद को बम से उड़ा लिया। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। धमाका इतना जबरदस्त था कि सीलिंग नीचे आ गिरी। कांच के टुकड़े गोलियों की तरह उड़े। जो हॉल एक पल पहले खुशियों से गूंज रहा था, वहाँ सिर्फ धुएं और खून का मंजर था। साजिदा की किस्मत अलग थी। उसने अपनी बेल्ट का बटन दबाया, लेकिन वो नहीं फटी। वो घबराई हुई भीड़ के साथ होटल से बाहर भाग गई। उस रात अम्मान में 3 अलग अलग होटलों में धमाके हुए। 60 लोग मारे गए। मरने वालों में फिलिस्तीनी फिल्म मेकर मुस्तफा अक्खड़ भी थे, जिन्होंने इस्लाम के इतिहास पर मशहूर फिल्म द मैसेज बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका जॉर्डन के लोगों को लगा। अब तक कई लोग जरकावी को एक हीरो मानते थे जो अमेरिका से लड़ रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने एक शादी में अपने ही मुस्लिम भाइयों और बच्चों को मार डाला, तो उनका भ्रम टूट गया। जॉर्डन की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। जो कल तक उनके नाम के नारे लगा रहे थे, आज वो चिल्ला रहे थे, जरकावी तू खायर है, जहन्नुम में जा। जरकावी के अपने कबीले अल खलाइले ने अखबारों में विज्ञापन देकर उसे अपने वंश से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा इस कसाई से कोई रिश्ता नहीं है। इस हमले ने एक और इंसान को उसका जानी दुश्मन बना दिया, जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला II। जरकावी ने उनके घर में घुसकर उनके मेहमानों को मारा था। किंग अब्दुल्ला ने अपने खुफिया प्रमुखों को बुलाया और सिर्फ एक आदेश दिया, मुझे यह आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब खेल बदल चुका था। पहले जरकावी का पीछा सिर्फ अमेरिकी टेक्नोलॉजी कर रही थी, अब उसके पीछे जॉर्डन की ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लग गई थी। वो जासूस जो उसकी भाषा बोलते थे, जो उसके कबीले को जानते थे और जो उसके नेटवर्क के अंदर तक घुस सकते थे। साजिदा अल रिशावी जो भाग गई थी, उसे कुछ ही दिनों के बाद पकड़ लिया गया। उसने टीवी पर आकर पूरी दुनिया को बताया कि कैसे जरकावी ने उन्हें भेजा था। उसकी गवाही ने जरकावी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। इराक के अंदर भी हवा बदल रही थी। सुन्नी कबीले जो अब तक जरकावी को पनाह दे रहे थे, अब उसकी क्रूरता से तंग आ चुके थे। जरकावी के लड़ाके उनकी औरतों से जबरदस्ती शादियां कर रहे थे, उनके बुजुर्गों का अपमान कर रहे थे। सुन्नियों को समझ आ गया था कि जरकावी उनका मसीहा नहीं बल्कि उनका जल्लाद है। जनरल मैक्रिस्टल ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने देखा कि जरकावी अकेला पड़ता जा रहा है। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं था, अब वो धीरे धीरे रोशनी में आ रहा था। शिकारी अब जाल बिछा चुका था और शेख ऑफ स्लॉटर्स अनजाने में उसी जाल की तरफ बढ़ रहा था। साल 2006। इराक अब वह देश नहीं रहा था जिसे दुनिया जानती थी। यह एक बूचड़ खाना बन चुका था। बगदाद की सड़कों पर हर सुबह दर्जनों लाशें मिलती थी। यह जरकावी का काम था। उसने शिया और सुन्नी के बीच नफरत की ऐसी आग लगाई थी कि अब उसे बुझाना नामुमकिन लग रहा था। वो अमेरिका के लिए एक ऐसा भूत बन चुका था जिसे न तो पकड़ा जा सकता था और न ही मारा जा सकता था। लेकिन हर शैतान का एक अंत होता है और जरकावी का अंत अब बेहद करीब था। जॉर्डन में हुए होटल धमाकों के बाद खेल बदल चुका था। जरकावी ने एक गलती कर दी थी। उसने अपने ही लोगों को मार दिया था। अब उसके अपने सुन्नी कबीले उससे नफरत करने लगे थे। अमेरिकी जनरल स्टेनली मैक्रिस्टल जो पिछले 2 सालों से परछाई की तरह उसका पीछा कर रहे थे, अब जानते थे कि वक्त आ गया है। मैक्रिस्टल की टास्क फोर्स 6-26 को एक अहम सुराग मिला। उन्होंने देखा कि जरकावी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वो एक इंसान से मिले बिना नहीं रह सकता। वो था उसका आध्यात्मिक गुरु शेख अब्द अल रहमान। जरकावी को लगता था कि उसके हर फैसले से पहले धार्मिक सलाह लेनी चाहिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जरकावी को ट्रैक करना बंद कर दिया और उसके गुरु को ट्रैक करना शुरू किया। यह बिल्ली और चूहे का खेल हफ्तों तक चला। 7 जून 2006 एक ड्रोन ने आसमान से देखा कि शेख अब्द अल रहमान एक नीले रंग की कार में बैठकर बगदाद से बाहर जा रहा है। अमेरिकी जासूसों की धड़कनें तेज हो गई। कार बाकूबा के पास एक छोटे से गांव
हिबहिल की तरफ मुड़ी। वहाँ खजूर के पेड़ों के बीच एक अकेला सुनसान घर था। गुरु कार से उतरा और घर के अंदर चला गया। अमेरिकी कमांडो सेंटर में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर सबने देखा कि थोड़ी देर बाद एक और आदमी घर के बाहर आया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चाल ढाल, उसका कद काठी, सब कुछ जाना पहचाना था। जनरल मैक्रिस्टल ने पूछा, क्या यह वही है? इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने स्क्रीन को जूम किया और कहा, हाँ यह वही है, अबू मुसाब अल जरकावी, दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी। अब सवाल यह था, क्या किया जाए? क्या कमांडो भेजे जाएं? लेकिन अगर कमांडो वहां पहुंचते तो शायद जरकावी को भागने का मौका मिल जाता, या शायद उसने घर में बारूद बिछा रखा हो। मैक्रिस्टल ने फैसला किया, कोई रिस्क नहीं, इसे खत्म करो। आसमान में उड़ रहे 2 F-16 फाइटर जेट्स को आदेश मिला। पायलट ने टारगेट को लॉक किया। शाम के 6:12। पहला बम, एक 500 पाउंड का लेजर गाइडेड बम, सीधे उस घर की छत पर गिरा। एक भयानक धमाका हुआ। घर का नामो निशान मिट गया। धूल का गुबार उठा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई न बचे, पायलट ने दूसरा बम भी गिराया। जब अमेरिकी सैनिक मलबे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जरकावी अभी भी जिंदा था। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, खून से लथपथ। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने उसके चेहरे को साफ किया। वही टैटू, वही दाढ़ी, वही क्रूर चेहरा। उसने सैनिकों को देखा, भागने की कोशिश की, स्ट्रेचर से लुढ़क गया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। शेख ऑफ स्लॉटर्स मर चुका था। वाशिंगटन में जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति बुश ने इसे इंसाफ कहा। जॉर्डन के किंग ने राहत की सांस ली। दुनिया को लगा कि इराक का बुरा सपना खत्म हो गया है। अमेरिका ने दावा किया कि अलकायदा इन इराक AQI की कमर टूट गई है, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत थे। जरकावी मर गया था, लेकिन वो अपने पीछे एक विचार छोड़ गया था, एक ऐसा विचार जिसे बमों से मारा नहीं जा सकता था। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि सिर्फ अमेरिका से लड़ना काफी नहीं है, हमें अपना खुद का देश बनाना है, एक खिलाफत। जरकावी की मौत के बाद इराक में एक शांति आई। अमेरिका ने सुन्नी कबीलों को पैसा देकर अपने साथ मिला लिया। इसे द अवेकनिंग कहा गया। आतंकवादी छिप गए। 2011 में अमेरिका को लगा कि मिशन पूरा हो गया है। राष्ट्रपति ओबामा ने आदेश दिया, सारे अमेरिकी सैनिक घर वापस आएंगे। जैसे ही आखिरी अमेरिकी टैंक ने इराक का बॉर्डर पार किया, पीछे एक सन्नाटा छा गया। लेकिन यह शांति का सन्नाटा नहीं था, यह तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि इराक की जेलों में एक नया राक्षस तैयार हो रहा था। उसका नाम था इब्राहिम अवद इब्राहिम अल बदरी, लेकिन दुनिया उसे बाद में एक अलग नाम से जानने लगी थी, अबू बकर अल बगदादी। बगदादी जरकावी से बहुत अलग था। जरकावी एक अनपढ़ गुंडा था, लेकिन बगदादी एक स्कॉलर था। उसने इस्लामिक स्टडीज में PhD की थी। वो शांत रहता था, वो चश्मा पहनता था। जब वो अमेरिकी जेल कैंप बुक्का में बंद था तो अमेरिकी गार्ड्स उसे द प्रोफेसर बुलाते थे। उन्हें लगता था कि यह आदमी तो झगड़ा सुलझाने वाला है, यह आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा था। जेल के अंदर बगदादी ने सद्दाम हुसैन के पुराने जासूसों और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ नेटवर्क बनाया। जब अमेरिका इराक से गया तो बगदादी आजाद था और उसने बिखरे हुए संगठन को दोबारा खड़ा किया। उसने देखा कि जरकावी ने क्या गलतियां की थी। जरकावी बहुत ज्यादा शोर मचाता था। बगदादी ने खामोशी को चुना। उसने साए में रहकर अपनी ताकत बढ़ाई और फिर उसे वो मौका मिला जिसे उसका इंतजार था। साल 2011 पड़ोसी देश सीरिया में अरब स्प्रिंग की हवा चली। लोग सड़कों पर उतर गए। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। देश जलने लगा। बगदादी ने देखा कि सीरिया में अराजकता फैल रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसे इराक में सद्दाम के गिरने के बाद फैली थी। उसने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकों को सीरिया भेजा। उसने कहा, जाओ और वहाँ की अफरा तफरी का फायदा उठाओ, हथियार लूटो, तेल के कुओं पर कब्जा करो। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। सीरिया में बगदादी के आदमियों ने तबाही मचा दी। उन्होंने तेल के कुओं पर कब्जा करके करोड़ों डॉलर कमाना शुरू कर दिया। उनके पास अब इतना पैसा और इतने हथियार थे जो किसी छोटे देश की फौज के पास भी नहीं होते। साल 2013 में बगदादी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने ऐलान किया कि अब हम सिर्फ इराक तक सीमित नहीं हैं। उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी। उसने संगठन का नाम बदला ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसने अल कायदा के पुराने लीडर ऐमान अल जवाहिरी की बात मानने से इनकार कर दिया। यह जिहाद की दुनिया में एक तख्ता पलट था। अल कायदा अब बूढ़ा हो चुका था। ISIS नया था, जवान था और सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वो हॉलीवुड जैसे क्वालिटी के वीडियो बना रहे थे। दुनिया भर के भटके हुए नौजवान अल कायदा को छोड़कर ISIS में शामिल होने के लिए भागने लगे। लेकिन बगदादी का असली मकसद अभी बाकी था। उसे जमीन चाहिए थी। जून 2014 ISIS की फौज ने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल की तरफ कूच किया। मोसुल की हिफाजत के लिए वहाँ 30,000 इराकी फौजी और पुलिस वाले तैनात थे। उनके पास अमेरिकी टैंक थे, हमवीज थी और आधुनिक हथियार थे। सामने से ISIS के सिर्फ 1500 लड़ाके आ रहे थे, पिकअप ट्रकों में पुराने हथियारों के साथ। गणित के हिसाब से इराकी फौज को जीतना चाहिए था। 30,000 के सामने 1500 क्या बिगाड़ सकते थे। लेकिन ISIS के पास एक हथियार था जो इराकी फौज
फौज के पास नहीं था। जरकावी का डर। ISIS ने मोसुल पहुंचने से पहले ही शहर में खौफ फैला दिया था। उन्होंने मोबाइल फोन पर वीडियो भेजे जिनमें इराकी सैनिकों के सिर काटते हुए दिखाया गया था। संदेश साफ था, हम आ रहे हैं और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह डर बारूद से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। जैसे ही ISIS के काले झंडे क्षितिज पर दिखे, इराकी फौज में भगदड़ मच गई। जनरल भाग गए। सैनिक अपनी वर्दी उतारकर, अपने हथियार फेंक कर आम नागरिकों की भीड़ में छिपकर भागने लगे। कुछ ही घंटों में 1500 लड़ाकों ने 30,000 की फौज को हरा दिया। मोसुल गिर गया। ISIS ने अमेरिकी टैंकों, हेलीकॉप्टरों और बैंकों में रखे $500 मिलियन पर कब्जा कर लिया। रातों रात ISIS दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया। उन्होंने जेलों के दरवाजे तोड़ दिए और 2500 कैदियों को रिहा कर दिया। वही कैदी जो जरकावी के पुराने साथी थे। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को बदल दिया। 4 जुलाई 2014 रमजान का पवित्र महीना था। मोसुल की ऐतिहासिक अलनूरी मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के लिए भारी भीड़ इकट्ठा थी। काले कपड़े और काली पगड़ी पहने एक आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मिंबर पर पहुंचा। यह वही आदमी था जो कभी अमेरिकी जेल में चुपचाप बैठा रहता था, अबू बकर अल बगदादी। उसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ऐलान किया, आज मैं खिलाफत की स्थापना करता हूँ। अब कोई इराक नहीं, कोई सीरिया नहीं, अब सिर्फ इस्लामिक स्टेट है और मैं तुम्हारा खलीफा हूँ। दुनिया के हर मुसलमान को मेरा हुक्म मानना होगा। यह एक ऐसा पल था जो पिछले 100 सालों में नहीं आया था। ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ खिलाफत का सपना देखा था, जरकावी ने उसके लिए खूनी रास्ता बनाया था, लेकिन बगदादी ने उसे हकीकत बना दिया था। उसने जो नक्शा दिखाया उसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं था, उसमें स्पेन था, भारत था, पूरा अफ्रीका था, वो पूरी दुनिया चाहता था। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस काले झंडे की शुरुआत कहां से हुई थी। यह बगदादी की जीत नहीं थी, यह असल में उस मरे हुए इंसान जरकावी की जीत थी। यह जरकावी ही था जिसने कहा था कि शिया और सुन्नी को लड़वा दो। यह जरकावी ही था जिसने सिखाया था कि क्रूरता को विज्ञापन की तरह इस्तेमाल करो। यह जरकावी ही था जिसने इंटरनेट को हथियार बनाया। बगदादी तो बस फसल काट रहा था, बीज तो जरकावी ने बोए थे। मोसुल की उस मस्जिद में खड़ा बगदादी असल में जरकावी की कब्र पर खड़ा था और दुनिया एक बार फिर उसी गलती को देख रही थी। एक बार फिर एक छोटे से खतरे को नजरअंदाज किया गया था और अब वो खतरा एक राक्षस बन चुका था। आज ISIS के इलाके भले ही छिन गए हों, लेकिन ब्लैक फ्लैग्स की कहानी हमें एक ही सबक देती है, जैसा कि जॉब वॉरिक अपनी किताब के अंत में चेतावनी देते हैं, राख के नीचे चिंगारी हमेशा जिंदा रहती है, अगर हवा मिली तो आग फिर भड़केगी। जरकावी चला गया, लेकिन उसकी परछाई आज भी हमारे बीच है। सवाल यह है, क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा या हम अगले जरकावी को पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं? इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने विचार कमेंट्स में लिखें। जय हिंद।